हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज जो वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लाइफ। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बायो के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन जहाँ भी पूछे जाते हैं वहाँ इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये NCERT की क्लास 9th की बुक में से लिया गया है, तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक को मैं पूरा ये जो सीरीज़ में वीडियो की बनाऊंगी इसमें फुल्ली इलेबोरेट करके समझाऊंगी। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जब हम हमारे प्लेनेट अर्थ को देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे कितना डाइवर्सिटी मौजूद है, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर रहते हैं। देखा जाए तो एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लेकर, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर हम 100 मीटर्स लंबाई तक के पेड़, वो भी हमारी धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। तो एक वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी हमारी धरती पे मौजूद है कि अगर हम चाहें तो पूरा लाइफ भी अगर उन्हें स्टडी करने में लगा दे तो नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना शुरू किया। क्लासीफाई करना मतलब उनमें कुछ ऐसी बातें होती है जिनके बेसिस पर उनमें ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में अपनी चीज़ों को ले तो अगर मान लीजिए हमें अपना रूम ही सेटअप करना है तो हम किस तरह से ग्रुप बनाएंगे कि हमारा जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है वो हम एक साइड में रखेंगे, जो हमारा कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड मटेरियल है वो हम एक साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बना के रखने से एक अरेंजमेंट बन जाता है जिससे हमें उस चीज़ में से कुछ भी पिक करने में हेल्प होती है। तो इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बना लेते हैं तो हमें उसमें से स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलती है। और स्टडी क्यों करना चाहते हैं हम? क्योंकि हमें, जैसे कि अभी आप देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, इसमें आप देखिए कि कोरोना वायरस एक वायरसेस का ग्रुप था। अगर हमने ग्रुप्स नहीं बनाए होते तो क्या हम उसे स्टडी कर पाते? पहले हमें ये जानना पड़ता कि आखिर ये ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया है या वायरस के अंदर ये किस तरह का वायरस है। इस सब चीज़ों की क्लासिफिकेशन में ही बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्लासिफिकेशन मौजूद है तो हम डायरेक्टली उसी पर जाएंगे और उसके अंदर स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो यही रीज़न है कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना शुरू किया, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है हमारे प्लेनेट पर कि हम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर ग्रुप कर देंगे। तो उन ग्रुप्स को हमें स्टडी करने में इजी होगा कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर लेंगे तो हमें एक मोटा मोटा पता चल जाएगा कि इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम जो लेस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर उन्हें फर्दर क्लासीफाई करते हैं और इस तरह से हम उनमें एक और सब ग्रुप्स बनाते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। उन्हें स्टडी करने का ही हमारा पर्पस होता है कि हम उन्हें क्लासीफाई कर पाते हैं, तभी हम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाते हैं। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो इकोसिस्टम है उसमें हर ऑर्गेनिज़म की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, तो इतना आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमें लायन की ज़रूरत है वहाँ लायन की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए लायन नहीं होता तो इतने सारे हमारे जो हर्बीवोरस एनिमल्स फॉरेस्ट में हो जाते कि पूरा फॉरेस्ट ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो सभी प्लांट्स को खा जाते। तो हमें लायन की भी ज़रूरत है। इसी तरह से हमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज़म की, हमारे जो नेचर ने क्रिएट किया है उसकी ज़रूरत है। तो उसकी स्टडी के लिए हमें कुछ क्लासिफिकेशंस करने पड़ते हैं और ये जो क्लासिफिकेशन है इनके बेसिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करें। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या हो सकते हैं? कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो यूनिट है वो है सेल टाइप। सबसे बेसिक यूनिट है सेल टाइप। सेल टाइप में हम दो तरह की सेल्स को स्टडी कर सकते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले कैरियो का मतलब देखिए, कैरियो
कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब चूँकि आपको मैंने अभी सेल के बारे में नहीं बताया है, तो मैं आपको सेल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पहले बता देती हूँ, ताकि आप न्यूक्लियस का मतलब समझ पाएँ कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि सेल के बारे में आप सभी जानते हैं कि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज़म की बेसिक यूनिट है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज़म बिना सेल के नहीं बन सकता। यानी सेल ही वो यूनिट है जिससे कि एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज़म बनता है। ठीक है, हर सेल के अंदर अपने आप को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी हर सेल जो होती है वो दूसरी सेल में कन्वर्ट होती है, यानी वो मदर सेल होती है और वो अपनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, या कह सकते हैं कि उन्हें डिवाइड होती है। तो वो अपनी मदर सेल से एक जेनेटिक मटेरियल, यानी कुछ कैरेक्टर्स, या कह सकते हैं कि कुछ गुण, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर कहते हैं तो, कुछ गुण लेकर के वो अपनी डॉटर सेल्स में जाती है। तो वो जो गुण हैं वो डिसाइड करने वाला होता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल की जो जगह है, या कहें कि जेनेटिक मटेरियल का जो रूम है सेल के अंदर, एक अलग कंपार्टमेंट जो है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ही हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिसाइड करता है। ये जेनेटिक मटेरियल को ही हम जीन्स कहते हैं। जीन्स एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जीन्स के बारे में नहीं सुना है। हम कहते ही हैं कि ये तो इसके जीन्स में ही है, इस तरह का जो नेचर है वो तो इसके जीन्स में ही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जीन के अंदर ही आपके कैरेक्टर्स, जीन के जो एक्सप्रेशन से जो प्रोटीन्स बनते हैं वो ही आपके कैरेक्टर्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल का रूम है हमारी सेल के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे सेल दो तरह की हो गई, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। अब बात है यू की। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी ट्रू न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी न्यूक्लियस पहले आई होगी, यानी किस तरह की सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो हमारी पहले बनी होंगी और यूकैरियोटिक सेल्स बाद में बनी है। अब इसके न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस क्यों कहते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको जब सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझना काफ़ी होगा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली, उसके पास अपना एक रूम नहीं होता है और उसको सबके साथ ही अपना रूम शेयर करना पड़ता है। या ये कहिए कि उसके पास क्योंकि अपना रूम नहीं होता, अपना कंपार्टमेंट नहीं होता, तो वो सबके बीच में ही रहता है। यानी और ऑर्गेनेल्स की तरह वो भी साइटोप्लाज्म, या ये कह सकते हैं कि एक हॉल है, ये एक तरीके का हॉल है, एक कम्युनिटी हॉल है जिसके अंदर इसको सभी के साथ रहना पड़ता है। तो इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट, क्योंकि इसके पास रूम नहीं है। और इसके रूम को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से एक फेंसिंग जैसे हम कर देते हैं, एक फेंसिंग जिससे कि हम एक बाउंड्री बना सकते हैं। फेंसिंग मतलब बाउंड्री, तो इस तरह की बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, कोई फेंसिंग यहाँ पर नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमको ये फेंसिंग देखने को मिलती है और इसी वजह से उसका एक नया कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से दो सेल्स हमको देखने को मिलती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा भी इनमें बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि इसमें जैसे न्यूक्लियस के पास में अपना रूम नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में और सेल ऑर्गेनेल्स के पास भी अपना रूम नहीं होता है। जबकि इसके अंदर और सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनके लिए भी अलग से अपने अपने कंपार्टमेंट्स होते हैं। यानी इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, जबकि यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी फ्री फ्लोइंग है और वो एक ही हॉल में रहते हैं और उस हॉल का नाम है साइटोप्लाज्म। उनको एक ही हॉल में रहना पड़ता है सभी को और उस हॉल का नाम है साइटोप्लाज्म। जबकि इसमें साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म के साथ ही इसके अंदर सबके अपने अपने रूम भी डिसाइडेड हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हॉल में रहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो इस तरह से हमने सेल्स को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक।
अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेकंड जो बेसिस हम बना सकते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, हमने बात करी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स, ये सेल्स अकेले अकेले रहेंगी या ग्रुप में रहेंगी, इस बेसिस के ऊपर भी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को दो तरह से बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। तो जब सेल्स अकेले अकेले रहती हैं तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। जबकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये अकेले भी रह सकता है और ग्रुप्स में भी रह सकता है। यानी कुछ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्रुप में रहते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते, ग्रुप में रहते हैं बट दे आर नॉट मल्टी सेलुलर। बैक्टीरिया आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ही होते हैं। बैक्टीरिया एक ही सेल होती है, ग्रुप में वो रहते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर नहीं होते। उनके जो ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं कॉलोनी, उनका जो ग्रुप होता है उन्हें हम कॉलोनी कहते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स, ट्रीज़ या और बड़े ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे हमें पूरा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से मतलब हर ऑर्गेनिज़म को लाइफ को अपने को बिताने के लिए, या कहें कि हर ऑर्गेनिज़म को जीने के लिए, उसे ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन यानी फूड की ज़रूरत है उसे। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे फूड की ज़रूरत होती है। चाहे आप प्लांट को देख लीजिए, बैक्टीरिया को देख लीजिए, चाहे एनिमल्स को देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए, सभी को फूड की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वही सिंपल जैसे कि हमारे घर में होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद अपना खाना बना लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। क्या मतलब है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी ऑर्गेनिज़म अपने लिए फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक या अपने आप, ट्रॉफिक का जहाँ भी आपको ट्रॉफिक देखने को मिले, ये आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो सीख रहे हैं ये आपके इंग्लिश के लिए भी हेल्पफुल है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें ऑटोट्रॉफिक एक वन वर्ड से आपके लिए पूछा जाता है कि द ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, जो अपने लिए न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है प्लांट्स, या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि उन्हें हम नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ आपको एग्जांपल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में होता क्या है। तो यहाँ आप ये देखिए कि ऑटोट्रॉफिक में जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एग्जाम्पल हमने लिया है, एक एनिमल है जो कि एक रैबिट है जो कि एक कैरेट को खा रहा है, जबकि जो कैरेट है उसने अपना खाना खुद बनाया है। और खाना किससे बनाया है उसने, पानी से। खाना किससे बना रहा है, नॉन लिविंग थिंग से वो खाना बना रहा है। और यहाँ क्या है, ये लिविंग थिंग को खुद ही खा रहा है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक और ये ऑटोट्रॉफिक। किनसे खाना बनाते हैं, ये बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, से सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो खुद खाना बना रहे हैं वो हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरे पे डिपेंडेंट है वो है हमारे
हेटेरोट्रॉफ्स। चलिए अब आगे चलते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स, इस बेसिस पे हम तब जाते हैं जब हम प्रिमिटिव सेल से यानी कि प्रोकैरियोट्स से और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आगे बढ़ जाते हैं। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। उन्हें हम डिवाइड करने के लिए उनकी सेल्स, क्योंकि अब उनकी सेल्स डिफ्रेंशिएट हो चुकी होती है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ा हो चुका होता है, उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि एक ही सेल है, उसी को सब कुछ करना है, उसी को खाना भी बनाना है, उसी को खाना भी है, उसी को डाइजेस्ट भी करना है, उसी को एक्सक्रीशन भी करना है, उसी को रेस्पायरेशन भी करना है, उसी को सब कुछ करना है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं। स्टेम सेल से, स्टेम सेल के बारे में भी सभी जानते हैं, स्टेम सेल्स कोई भी नया नाम नहीं है, स्टेम सेल्स के बारे में लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा। स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट सेल होती है। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है जिसके अंदर ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब आपको यहाँ ये वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो किसी भी तरह की सेल्स में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती हैं। तो स्टेम सेल से हम मसल सेल्स भी बन सकती हैं, ब्लड सेल्स भी, ये एनिमल सेल की बात हो रही है, नर्व सेल्स भी बन सकती है, कार्डियक यानी हार्ट की सेल्स भी बन सकती है, लिवर की सेल्स भी बन सकती है, इंटेस्टाइन की सेल्स भी बन सकती है। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट हेयर सेल से रूट टिश्यू बन रहा है, उससे रूट बन रही है, उससे और वेस्कुलर बंडल्स बन रहे हैं और फिर फाइनली जा कर के पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट बन रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो सेल्स में स्पेशलाइजेशंस हमको देखने को मिलते हैं कि पर्टिकुलर टाइप की सेल जो है वो पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करती है। तो ये हमारा बेसिक्स थे कि किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो 4 पैरामीटर्स हमने देखे, सेल टाइप, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स, इन 4 टाइप के बेसिस पे हम सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को कह सकते हैं कि ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्दर इनके लेस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इन्हें शॉर्टर ग्रुप्स में या कह सकते हैं कि सब ग्रुप्स में, स्मॉलर सब ग्रुप्स के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये जो प्लेलिस्ट मैं इसकी पूरी बना दूँगी, तो इस प्लेलिस्ट में हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे कि मेजर क्लासिफिकेशन किसने किया, जिसको क्लासिफिकेशन को हम अभी फॉलो कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन किसने किया, और उसके बाद में हम फिर क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे कि किन किन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। चैनल को फॉलो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिए। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।